इंटरफेयर नहीं कर रहे, संतान की जिम्मेदारी मानकर उसे स्वतंत्रता दे रहे हैं कि तू जैसे भी अपना जीवन जी ले, गाइडलाइन वो चाहेंगे तो दे देंगे, लेकिन अपने को तैयार कर रहे हैं मृत्यु की तरफ ले जाने के लिए स्वेच्छा से, खुशी खुशी। और संतान को लाठी मानते ही मरना ही नहीं चाहते। तो डिजास्टर, इससे बड़ा क्या डिजास्टर हो सकता है? वंश की बीमारी। पता नहीं कौन बेवकूफ लोग पूर्व जीवन के लगा गए, वंश बढ़ाना है, हमारा नाम होना चाहिए, हमारा वंश चलना चाहिए। कौन मूर्ख थे मालूम नहीं मेरे को। आई एम सेइंग मूर्ख शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। यहां से लालसाओं की उत्पत्ति हो रही है, लालसाएं जन्म ले रही हैं यहां से। अरे भगवान जो दे 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 दे, नहीं दे नहीं दे कोई बात नहीं, पर वंश चलाना क्यों है भाई? व्हाट फॉर, आफ्टर ऑल? क्योंकि वंश इसलिए चलाना है आपको, आप मुक्त ही नहीं होना चाहते। आप मुक्ति नहीं होना चाहते। वंश इसीलिए तो चाहिए। किस लिए वंश चाहिए अदरवाइज? कहीं ना कहीं गोंद की तरह चिपके ही रहेंगे, यहां चिपक गए वहां चिपक गए। पुत्र क्यों चाहिए? वंश चलेगा, फिर क्या होगा? उसका पुत्र का भी पुत्र होगा, है, पोते के साथ, पोते के साथ अपने बचपन को जिएंगे, पुत्र के साथ में अपनी आधी अधूरी इच्छाओं को जिएंगे। कितना खतरनाक खेल है ये, कितना डेंजरस है ये इवॉल्व होने वालों के लिए। जो इवॉल्व नहीं होना चाहते उनकी तो हम बात ही क्या करें। वो तो एक ऐसी रिसाइकलिंग बिन में घूम रहे हैं, वो तो लगातार रिसाइकलिंग बिन में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। ये जो बीमारी है ना, वंश चलता रहे, ये किस लिए चलता रहे वंश? हाँ, अगर आप जागृत हो, आपकी संतान भी जागृत है, तो एक बार को हो सकता है, चलो एक ऐसी जीवात्माएं धरती पे रहें शरीर रूप में जो प्रकाश फैलाती रहे। दैट्स ओके, मान्य है ये बात। पर वंश चलता रहे, हमारा नाम चलता रहे। भाई नाम चला के करोगे क्या? क्या मिल जाएगा नाम चला के? दो चार पीढ़ी बाद तो कौन नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। दो तीन पीढ़ी के बाद कोई याद भी नहीं आता दादा बाबा कौन थे भाई, परदादा कौन थे, उनका नाम क्या था, कौन याद रख पाता है बताओ। लेकिन बीमारी है, अटैचमेंट इतना भयंकर है, बहुत भयंकर अटैचमेंट के कारण। वंशवाद पॉइजन ह्यूमैनिटी के लिए, पॉइजन है, पॉइजन ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। उसी के झगड़े आप चारों तरफ देख रहे हो पूरे विश्व में, ये वंशवाद के झगड़े हैं। हमारी जाति बनी रहे, हमारा वर्ण चलता रहे आगे। भाई क्यों चलता रहे? क्योंकि गोंद की तरह चिपके हुए हो बुरी तरीके से, श्रेष्ठ मानते हो अपने आप को दूसरों से, श्रेष्ठ ही रहे हमेशा, इसलिए वंश चाहिए कि श्रेष्ठता हमारी बनी रहे, कभी एंड ना हो, एंडलेस प्रोसेस। कितनी खुशी की बात है अगर समझे, कोई जागरूक इंसान ये समझे कि ठीक है, संतान दे दी भगवान ने, हमने अपनी जिम्मेदारी संतान के प्रति पूरी कर दी, अब हम मृत्यु की तैयारी करते हैं। जब शरीर इतना लाचार हो जाएगा कि पहले भाग के चले जाते थे बिस्तर से, 1 मिनट में उठ जाते थे स्प्रिंग की तरह, अब 1.5 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है बिस्तर से उठने में भी। तो ये तैयारी हो रही है, तैयारी, उस मृत्यु को अपने गले लगाने की तैयारी चल रही है। जैसे जैसे शरीर गिरता जा रहा है धीरे धीरे बूढ़े होने पर, वैसे वैसे तैयारी चल रही है इसको स्वीकार करने की। हाँ, अंतिम समय के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि गोंद खत्म हो रही है। जितना शरीर में आयु के कारण कष्ट महसूस हो रहा है, वो कष्ट अटैचमेंट रिमूवर का काम कर रहा है, अटैचमेंट रिमूवर।
अरे अब तो टांग भी नहीं उठ रही, घुटने भी सीधे काम नहीं कर रहे, हाथ भी नहीं उठ रहा। ये जो कष्ट महसूस हो रहा है, चेतना के अंदर अटैचमेंट रिमूवर का काम कर रहा है। अरे इतने शरीर को ढोना पड़ता है। दोबारा जन्म नहीं लेंगे अब, दोबारा नो, दोबारा नहीं आएंगे हम। जागरूकता के साथ पूरे कर्तव्य कर दिए संतान के प्रति, बस हमारा रोल खत्म। अब हमारी कोई चिपक विपक नहीं है भाई। संतान अपनी जिंदगी खुद जाने, गाइडेंस चाहेंगे दे देंगे, बाकी उनकी जिंदगी है। क्योंकि वो संतान नहीं है, बाहर से संतान दिखाई देती है, वो संतान नहीं है। वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, परमात्मा ने हमें दी, हमने निष्ठा के साथ निभाई, हमारा काम खत्म। और जो संतानों को लाठी के रूप में मान के चलते हैं ना, वो बड़ा खून पीते हैं संतानों का। उनकी जिंदगी में जहर घोल देते हैं, जीने नहीं देते उन्हें। हर बात में तो उन्हें उलाहना देंगे। गलती से उसकी शादी हो गई संतान की, बस घर में शीत युद्ध का, आइस एज आ गई, शीत युद्ध का आगाज हो गया। ऐसा युद्ध जो एंडलेस है। अगर बच्चे का कमरा दूर है ना, तो भी सारे कान खड़े होएंगे, सुन ले क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं। ऐसे माँ बापों के कान इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, हाथी जैसे। उन्हें हर चीज मालूम करनी है, ये आपस में क्या बात करते हैं, बताइए। कोर्ट भी कानून कहता है, अब ये बड़े हो गए, विवाह हो गया इनका, इनको स्वतंत्रता है अपने तरीके से जीवन जिए। लाठी वाली अपेक्षा रखने वाले माँ बाप नहीं जीने देंगे उनको। हमारे हिसाब से जियो, हमारे घर का ये नियम है, हमारे घर का वो रूल है, फलाना ढिकाना। और फिर अभी अभी शादी करके लाए बड़ा खुशी से, और उसके बाद 4 महीने 6 महीने बीते नहीं, बुराइयां शुरू हो गई। इस लड़की में बिल्कुल अकल नहीं है, क्या माँ बाप ने सिखाया है, ये सारी नौटंकियां। ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि चिपकी हुई है गोंद बहुत बड़ी वाली, अपेक्षाओं की गोंद लगी हुई है। उनके जीवन को भी, अपने बच्चे के और उसकी पत्नी के जीवन को भी खुद ही चलाना चाहते हैं। तो ये डिजास्टर होता है, बहुत मुसीबत होती है ये वाली चीज अगर बारीकी से समझ में आ जाए ना, तो आपका जीवन, मनुष्य का जीवन इतना सुंदर होता है ना, वाह। और सबसे खूबसूरत घटनाक्रम है जब हमारे हृदयों से धीरे धीरे जन्म दोबारा लेने की इच्छा समाप्त होने शुरू हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है कि नहीं यार अब नहीं, ये शरीर ढोया, अब कमर में बहुत दर्द होने लगा, अब हाथ में बहुत दर्द होने लगा है, कहाँ तक ढोएंगे अब इसको। एक स्टेज के बाद आदमी ट्रीटमेंट भी नहीं कराना चाहता, छोड़ो यार, इससे तो वैसे ही निपटना है। लेकिन ये इवॉल्व होने वाले घटनाक्रम की बात कर रहा हूं मैं। ये चीजें इवॉल्व होने में मदद कर रही हैं। और एक दूसरा वर्ग है, 80 साल की उम्र में भी किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। हे भगवान, कितना भयंकर अटैचमेंट है। 80 साल में भी किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, और वो भी किससे? अपने बच्चे की किडनी ले लो। मतलब कितना भयंकर लोभ है अपने जीवन के प्रति। अपने संतान की भी किडनी ले लो। देखो ना, लालू प्रसाद ने अपनी लड़की की किडनी ले ली, लालू प्रसाद यादव ने। मतलब क्या करेगा भाई तू जी कर अब। लेकिन नहीं, इतना भयंकर लोभ है जीवन जीने का। तो ये जो है ना, ये जो स्टेट है कि अपनी संतानों को हम अपेक्षा ना करें, लाठी ना माने, ये बड़ा ब्यूटीफुल घटनाक्रम हमारे जीवन में होता है कि हम धीरे 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 अपने जीवन के समापन की ओर
स्वेच्छा से अग्रसर हो रहे होते हैं। ये जो बुढ़ापा है ना, ये तैयारी है मृत्यु की। और लोग उल्टे काम करते हैं, संतानों को पकड़ के बैठ जाते हैं, अब उनका जीवन खुद जीना चाहते हैं। कितना उल्टा उल्टा मामला है संसार का। इसीलिए तो कहा संसार एक दलदल है। जितने भी ज्ञानी हुए उन्होंने कहा दलदल है, दलदल। जितना हाथ पर चलाओगे उतने धंसते जाओगे इसमें। अब जसलीन को कोरोना हुआ तो मेरी इसकी क्या बातें होती थी, अच्छा दवाई ले रही हो, हाँ, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मर जाओगी, ऐसी बातें करता था मैं इसको। मरने वाली हो क्या, कोई बात नहीं, मर जाना अगर ऐसी समस्या आए तो, कोई टेंशन नहीं, एक्सटिंक्शन का टाइम आ रहा है, एक्सेप्ट इट, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं जसरीन को कैसा लगता होगा मेरी बातें सुन के, ये कैसा लगता है बता दो प्लेटफॉर्म पे इस पे। मैं सोच रही थी उस टाइम कि ये बियॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट तो कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता, सब डराएंगे ना। तो मुझे बड़ा सुकून सा पड़ता था कि कोई मुझे दिशा दिखा पा रहा है कि मुझे क्या करना होगा उस लास्ट मिनट जब मुझे ऐसा फील होगा कि अब मैं सच में नहीं बचूंगी। तो मुझे बड़ा मतलब सुकून सा था। तो मैं इसको पूछता भी था, अच्छा मन स्थिति क्या चल रही है ये बता दे, कहीं चेपा चापी तो नहीं है, कहीं कहीं चिपकी तो नहीं पड़ी चेतना। साथ में ये भी चल रहा है। ऐसे ही होता था। और मेरे और को, मैं अपने लिए क्या सोचता था, अच्छा आज उस कोरोना वाले से गले मिलाऊं, कल को उससे लग जाएगा, कोई बात नहीं, मैं भी मर जाऊंगा, झंझट ही खत्म होगा, मैं ऐसा सोचता था। क्योंकि मैंने कोई परहेज तो किया नहीं, ना मास्क लगाना ना कुछ करना, है ना। जिनको हो जाए उनसे भी मिलना, अपने घर में वो आइसोलेशन में बैठे हैं पर मैं तो उनके कमरे में घुस के आके मिल के आता था। मैं सोचता अच्छा मुझे भी लग जाएगा, चलो जान छूटेगी यार, कहाँ ढोएंगे इस जिंदगी को भी। तो ये मेरे अंदर चल रहा है। जिसको ऐसे हो गया, हाँ संसारी लोगों से मैं ऐसी बात नहीं करता था, ये केवल इवॉल्विंग लोगों से ही है बात ये, उस वक्त। ना कहते कैसा कैसा हमें मारना चाहता है। तो उल्टा कहाँ, उल्टी बातें हो जाती ना फिर। पर कितना कैजुअल फील होता था ना जसलीन, याद है। बिल्कुल याद है। मैं मतलब जैसे बाकी लोग फोन करते थे ना तो मुझे बेचारा फील कराते थे। मतलब कि ऐसे सेल्फ पिटी लगेगा और मैं बोलती थी मैं ठीक हूँ, इतनी बीमार थोड़ी हूँ। और एक जना तो ऐसे कह रहे, वीडियो कॉल में, तो ही वॉज वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो कह रहे कि तुम तो फोन भी उठा रही हो, बाकी लोग तो फोन ही नहीं उठाते डर के मारे कि फेस कैसे करेंगे, और तुम हंस भी रही हो, तुम हंस क्यों रही हो? तो मैंने कहा शट अप, यू डोंट टेल मी ऑल दिस। सो इट वाज लाइक पीपल विल मेक यू फील बैड कि ओ तुमको अब कैसे होगा, अब क्या करूंगी। वो मुझे कैसे पता मैं क्या करूंगी, मैं अभी माय ट्रीटमेंट इज ऑन, आई डोंट नो। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ऐसा करके। तो बट वो वाला एक सपोर्टिव वाला कॉल होता था, और उसमें आपको ग्रो भी करना होता था। मुझे नेक्स्ट स्टेप पता है मुझे क्या करना है। सेल्फ केयर भी करनी है, निग्लेक्ट नहीं करना। और अगर उसके बाद भी कुछ ऐसा बिगड़ जाएगी स्थिति तो भी क्या करना है ये भी पता था। तो आई एम अ वॉरियर नाउ। आई हैव सीन करोना। देखो, जिसने एकाकी को गले लगाया, एकाकी जीवन को, जैसे कहते हैं ना, आइसोलेशन, एक तरीके का एकाकी जीवन आइसोलेशन है। और आइसोलेशन में अगर कोई सदुपयोग करता है तो अपनी आत्मा के साथ और क्लोज होता है वो। और जब आप आत्मा के साथ क्लोज होते हो तो अब आपको अकेलापन तो लगता ही नहीं, कभी भी लग ही नहीं सकता अकेलापन। तो समझो कि अगर किसी को भगवान ने अवसर दिया है अकेले रहने का, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी आपको, किस चीज की, इवॉल्व होने के लिए। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है अगर आप अकेले हो, द बेस्ट। क्योंकि अगर संसारी लोग चारों तरफ हैं आपके, आप कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व रहोगे ना, किसी ना किसी लेवल पे तो इन्वॉल्व रहोगे ना। तो एक प्रकार से ये ब्लेसिंग है।
ब्लेसिंग। ये चीज मैंने ये चीज मैंने भी महसूस करी है। मैं 3 महीने बिल्कुल अकेला रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि अकेलापन वरदान है। वरदान है ये, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती अकेलापन ला दो। मैं इसके लिए भी नहीं कह रहा, कभी कोई कहे नहीं भाई हम तो सब अकेले रहना शुरू कर देंगे। ये ग्रांटेड वहीं से ही है ऊपर वाले की तरफ से। ऐसा मत सोचो कि आपने कहा भाई अच्छे खासे रह रहे हैं चलो भाई अकेले रहते हैं, ये वाली चीज ठीक नहीं। ये स्वतः ही स्वाभाविक रूप से अगर आपके जीवन में ऐसा घटनाक्रम आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये नहीं कि कोई सोचे यार हम तो अब अकेले रहते हैं, छोड़ो साला झंझट, सबकी जिम्मेदारी छोड़ छाड़ के अकेले। दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सर्ड। क्योंकि अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है तो आपको किन्हीं लोगों के बीच में बैठाया है, तो आप उनकी केयर करने के लिए बैठाए गए हो। स्पिरिचुअल लेवल पे केयर करने के लिए या बाहरी रूप पे भी मान लो। लेकिन लेकिन किसी को अगर उसने अकेलापन बख्शा है तो ये ब्लेसिंग है। ये घटनाक्रम कैसे ही बने। आप अजय भाई आप 3 महीने के लिए रहे चाहे 2 महीने के लिए रहे, लेकिन ये नहीं कि लड़ लड़ के रहे अकेले, लड़ के आ गए जी नहीं मैं तो 6 दिन के मतलब 1 महीने के लिए अकेला रहूंगा, ये नहीं। इसके लिए स्वाभाविक रूप से ऐसा घटनाक्रम बने तभी ब्लेसिंग है ये, वरना तो फिर कर्ज हो जाएगा। किसी के साथ तो अन्याय करेंगे हम फिर। लड़ झगड़ के अकेले रहने लगे तो फिर कर्ज हो गया ना। फिर किसी के साथ अन्याय हो गया, जिम्मेदारी से विमुख हो गए। ये हालात ही ऐसे बन जाते हैं कभी कभी, तो वो फिर ये ब्लेसिंग कहलाती है। तो अच्छा, जिनको ऐसी ब्लेसिंग मिली हुई है उनको ये सुनने को मिलता है अजी तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें देखो। तो भाई तुम सजा पाए मुजरिमो, हम आजाद हो गए, तो इसमें हमारी कोई गलती थोड़ी है। आजादी के लिए जो किया है वो करने को तैयार भी तो नहीं होंगे। हाँ, हिम्मत नहीं होती है। हिम्मत चाहिए उसके लिए, कलेजा चाहिए, कलेजा स्वीकार करने के लिए इस चीज को। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि भाई ठीक है, पर ये एक्सक्यूजेस काम नहीं आने वाले। कोई एक्सक्यूज दे भाई मैं तो अच्छे से ध्यान नहीं कर पाता, मेरे पे तो बहुत जिम्मेदारी है, दीज आर लेम एक्सक्यूजेस। क्योंकि जो लोग अकेले हुए हैं वो गुजर के तो यहीं से ही आए हैं ना। छलांग लगा के खरगोश की तरह छलांग लगा के थोड़ी पहुंच गए इस जगह, प्रोसेस से गुजर के आए हैं भाई। ये है इंपॉर्टेंट समझने के लिए। और बहुत सारी जिम्मेदारी आपने एक साथ करनी होती है, ढेर सारी जिम्मेदारी। 2 4 जने होते हैं तो जिम्मेदारी बट भी जाती है। लेकिन अगर आप एक अकेला एकाकी जीवन जीते हो तो आप पे बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, वो भी टाइम कंज्यूम करती हैं, सबसे लेकिन फिर भी बड़ी चीज ब्लेसिंग है। तो होती है कि खुद को मैनेज करना। आप अपने आप को एक ऐसे पॉजिटिव हमेशा बैलेंस करके रखना। इट्स अ वेरी बिग टास्क लेकिन टू कीप स्पिरिचुअली योरसेल्फ गोइंग। स्पिरिचुअली मैं इसे ब्लेसिंग और ब्लिस दोनों ही कहूंगा। क्योंकि आपको अब अपनी आत्मा, अपनी जीवात्मा, अपनी चेतना के साथ जुड़ने का अवसर दिया गया है। ये पनिशमेंट नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे कहें थोड़ा सजा मिल रही है, सजा नहीं है, ब्लेसिंग है। सजा थोड़ा उनके अकेलेपन लिए की है आदत जो संसारिकता में लिप्त हैं, उनके लिए सजा है। जो इवॉल्विंग पाथ पर चलने लगे उनके लिए ब्लेसिंग है। थोड़ा अकेलेपन की आदत होनी भी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ हैं, तो दोनों एक साथ तो जाएंगे नहीं, कभी न कभी तो एक को अकेला रहना ही पड़ेगा। तो आपको अकेलेपन की आदत भी होनी चाहिए कि आप अकेले जी सको। बिल्कुल बिल्कुल, आपने 100% बात सही कही है। क्योंकि मैंने देखा है कि हाँ, म्यूट है आप। जी अजय भाई आप कुछ कह रहे थे। तो जैसे हम सीनियर सिटीजन सोसाइटी में रहते थे, तो मैंने देखा कि जनरली 50% जो लोग हैं वो अकेले हैं।
इसी वजह से यहाँ तो कोई पार्टनर नहीं रहा या किसी और वजह से, पर वो लोग भी फिर जीते हैं, खुश रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहते। तो हर एक को अकेलेपन में रहने की आदत होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि एक ना एक दिन तो किसी को जाना ही है, दोनों पार्टनर एक साथ तो जाएंगे नहीं। इसमें एक ट्विस्ट है। जिनको परिवार के बीच में रखा हुआ है, वो व्यवस्था की हुई है, जैसी भी व्यवस्था ईश्वर की है, उनको त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग कहते थे भाई नहीं हमें तो भगवान को पाना है, घर छोड़ के चले जाते थे। ये अप्रोप्रिएट नहीं, ये पलायनवादिता है, ये पलायन है। स्वतः ही ऐसे घटनाक्रम बने। अब जैसे कोई कोई कहीं जुड़ा हुआ ही नहीं, किसके कोई मतलब जिम्मेदारियां नहीं है किसी के ऊपर, वो कहेगा ठीक है मैं जंगल में जा रहा हूँ या पहाड़ में जाके मैं तपस्या करूंगा। लेकिन जो भरे पूरे परिवार में हैं भी और अपनी जिम्मेदारियों से सामना नहीं कर पा रहे, उनकी निर्वहन करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, यानी कि दोबारा समझिए, जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, और इस असमर्थता को छुपाने के लिए वो कहते हैं नहीं मैं तो साधना करने जा रहा हूं। ये रॉन्ग है। इट इज 100% रॉन्ग। ये सही नहीं है। क्योंकि क्योंकि गृहस्थ आश्रम, स्पिरिचुअल दृष्टि से, आध्यात्मिक रूप से गृहस्थ आश्रम अंतिम आश्रम है। अंतिम आश्रम साधना की दृष्टि से, क्योंकि यहां पर आप बहुत सारी चीजें सीखते हो संसार में, और साधना आपकी साधना का परिष्कार होता है, परिष्कृत होती है साधना, निखार आता है इसमें। क्यों? घर में कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, आप सीखोगे नॉन रिएक्टिविटी, सीखोगे आप सीखोगे साक्षी भाव में रहना। अब जंगल में अकेले हो, साक्षी भाव का क्या मतलब रह गया भाई जंगल में? साक्षी भाव किसके लिए है? संसार में रहकर। भाई हिमालय की एक उसमें गुफा में बैठे हो, तो साक्षी भाव का क्या मतलब रह गया भाई? इसमें क्या सीखा आपने? कुछ भी नहीं सीखा। साक्षी भाव सीखते हो जब आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं, तो कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। साक्षी भाव को आप अपना पाते हो, आप अमन को सीखते हो, अमन को। इतनी सारी चीज लुभा रही हैं आपको, मन को लुभाने वाली चीज है, बट यू आर लर्निंग अमन। अब जंगल में क्या है? वहां तो मॉल भी नहीं है, शॉपिंग भी नहीं हो सकती। हम कोई नहीं जी, हम तो आकर्षित नहीं होते किसी चीज को। भाई आकर्षित होने के लिए चीज ही क्या है आपके पास? गुफा में है क्या चीज जिस पे आकर्षित होंगे तुम? तो ये पलायन है, भागना। भाग छोड़ के, रण छोड़ भाग, मतलब हो गए ना, जो ये रण है जीवन का उसे छोड़ के भाग गए। हालांकि कृष्ण जी का नाम भी रणछोड़ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो ये बहुत बारीक चीज समझने की होती है। और इसी गृहस्थ जीवन को जीते 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 आपके परिस्थितियां ऐसी बदली कि आपके जीवन में एकाकी जीवन आ गया। तो यहां पर मैं उसको कहता हूं ब्लेसिंग। आपको बहुत बड़ा अवसर दिया गया अपने परिष्कार का, अपने उत्थान का, अपने आप को उन्नत करने का, अपने आप को तैयार करने का। ये है। और इधर गृहस्थी में रह के भी आपकी तैयारी चल रही है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, आप सहन कर रहे हो, यू आर टॉलरेटिंग। रिएक्शंस आप टॉलरेट कर रहे हो, आपके अंदर सुधार आ रहा है, साक्षी भाव में जा रहे हो। कोई बुरा बुरा बोल रहा है, तभी तो साक्षी भाव फायदेमंद है। बड़े सारे लालच हैं, तभी तो साक्षी भाव आपके अंदर पनपेगा। यहां भी आप लर्न कर रहे हो, यहां वाली लर्निंग का अलग स्टेटस है, एकाकी में जो रह रहे हो उसका अलग स्टेटस है। लेकिन अलग स्टेटस रहकर गुजरने के बाद मिला है।
यानी कि आपने 5th क्लास पास की है तो 6th में एडमिशन हो रहा है, ये ऐसे है। आइसोलेशन वाला जीवन 6th क्लास है और साथ में रहने वाला जीवन 5th क्लास है, स्टार्टिंग। इस प्रकार से गुजर के आए, भाग के नहीं आए, गुजर के आए। लेकिन इस संसार आपको परिष्कृत कर रहा है, बहुत कुछ सिखाता है संसार। चारों तरफ जो लोग रहते हैं हमारे अपने, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अब कंपैशन है, लव है। अब हिमालय की कंदरा में कंपैशन का क्या मायने रह गया भाई? किसको दिखाओगे कंपैशन, किसको दिखाओगे प्रेम? संसार में हो तभी तो प्रेम और कंपैशन की बात होगी, क्यों? तो दोनों का महत्व है, इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों स्टेटस, एक के बाद दूसरा, एक बार दूसरे के आपने बाद एक। एक एक सेशन हुआ था ना स्किप नहीं करने का, हाँ, एक डोंट भी स्किप। चीज स्किप किया तो आ जाएगा लास्ट में फिर बड़ा बन के, वो वाला डोंट वही स्किप वही वाला। वही, हमें गुजरना है, स्किप नहीं करना। अब जो जिसको अब जिसको आइसोलेशन का मौका मिल गया, अब वो मूर्ख होगा कि लिप्तता में घुस जाए। समझ रहे हो? वो मूर्खता है कि आप लिप्त हो रहे हो, आपको मौका तो दे दिया गया पर आप लिप्त होना चाहते हो। तो यहाँ मूर्खता की स्थिति बन जाती है पूरी। यहाँ आपको अपने अंदर झांकना होता है। आसान है अपने अंदर झांकना, जब कोई नहीं है आपके चारों तरफ, अपने अंदर आसानी से झांक पा रहे हो। टाइम है आपके पास अपने अंदर झांकने का। मेरे अंदर क्या गड़बड़ है, मैं कहाँ चिपका हूँ, क्यों मैं रिएक्ट करता हूँ, किस बात से रिएक्शन आ रहा है, कौन से मेरे विचार चल रहे हैं, कहाँ पे हूं मैं चेतना के स्तर पे, मुझे बुरा क्यों लग गया, मुझे बहुत अच्छा क्यों लग रहा है। अब ये मौका मिल रहा है। अब आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं परिवार में, तो आपको समय ही नहीं है, इधर समय आपने बना नहीं, निकाल नहीं रखा। आप इसमें इन्वॉल्व हो, उसमें इन्वॉल्व हो, उसमें इन्वॉल्व हो, इसमें इन्वॉल्व हो, तो यहाँ लॉस हो रहा है। यहाँ लॉस है क्योंकि आप दे नहीं रहे समय अपने आप को। तो ये बड़े ब्यूटीफुल घटनाक्रम है, पर इनका सदुपयोग करना जरूरी है। अब परिवार में रह के भी अलग प्रकार के चिंतन होते हैं, अपने आप को झांकना। किसी ने बहुत गंदी बात बोल दी, अब आपको पुरानी कंडीशनिंग के कारण गुस्सा तो आ गया, पर आप संभल भी गए, नहीं नहीं नहीं, गुस्सा क्यों करूं मैं। आ रहा है गुस्सा, पर याद भी आ रहा है, नहीं गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मुझे क्या लेना देना इन बात से, मुझे तो साक्षी भाव अपनाना है। किसी ने आपका अपमान कर दिया, पहले तो बड़ा अंदर आया, गर्मी चढ़ी, फिर 2 मिनट में शांति हो गई, नहीं नहीं क्या करना, रिएक्ट करके। तो यहां भी हम सीख रहे हैं, मतलब हर हालत के एक अलग मजा है। अगर इन बातों को ना समझें तो जिंदगी सिवाय सजा के कुछ और नहीं है, फिर वो सजा ही सजा है। फिर वो रोएंगे, हाय हमारी जिंदगी ऐसी है, भगवान हमने कौन से अपराध किए थे, हमें ऐसे परिवार के सदस्य दे दिए। फिर अपनी किस्मत को कोसेंगे, अपने प्रारब्ध को कहेंगे। और अगर समझदार है, किसी को नहीं कोसेंगे, किसी को नहीं कोसेंगे, कहेंगे भगवान आपने बहुत अच्छा करा, इतनी दुष्टता करने वाले साथ मेरे मेरे रख दिए, बहुत अच्छा करा। मेरी जान छूट जाएगी इसी जीवन में, दोबारा नहीं आना मुझे यहाँ पे। क्योंकि डिटैचमेंट सुखों में तो नहीं आएगा, कष्टों में ही आता है। कष्टों से डिटैच होगा, सीखता आदमी डिटैचमेंट कष्टों से है। आप देखिएगा जितने भी बहुत अच्छे आर्थिक स्टेटस वाले लोग हैं, उनके अंदर गहनता नहीं मिलेंगी, सहजियों में उनके अंदर गहनता नहीं होगी, क्योंकि वो डिटैचमेंट का मतलब, उनके लिए कोई डिटैचमेंट का मतलब ही नहीं है। वो तो बस मौज कर रहे हैं ऐसे करके। उनके लिए तो हा हा हा, माँ तूने बहुत अच्छा कर रखा है, वो तो खुश है। माँ तूने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दिया, वो तो इस चीज में मजे ले रहे हैं। कहाँ डिटैचमेंट विटैचमेंट जैसी चीजों में जाएंगे।
वो कहेंगे हमें डिटैच होने की क्या जरूरत है, हमें कौन सी प्रॉब्लम है। वो ऐसा सोचते हैं, और फिर उनका हश्र बड़ा बुरा होता है। जब मृत्यु रानी नजदीक आती है ना, हाय इतनी तकलीफ होती है उन्हें, भयंकर तकलीफ से गुजरते हैं वो। जिन चीजों का मजा ले रहे थे वो ऐसे ऐसे रेत की तरह निकलती हुई जा रही हैं हाथ से। हाय ये भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, बड़ी मुश्किल हो गई है जिंदगी, त्यागना मुश्किल हो रहा है शरीर। अपनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी याद आ रही हैं, ऐसी टंगी रह जाएंगी, क्या होगा। वो इतने पैसे जमा कर रखे थे वहां पे, 50 लाख वहां पड़े हैं, 1 करोड़ रुपए वहां इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्या होगा। वो संतानों को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अगर मैंने तो बताया भी नहीं उन्हें कहाँ पैसे लगा रखे हैं मैंने, अब मेरे को बताने की स्थिति भी नहीं रही। हाय वो 1.5 करोड़ रुपए तो बेकार हो गए, मेरी संतानों को नहीं मिलेंगे। अब उनके अंदर ये मुसीबतें चल रही होती हैं, टेंशन आ रही है। वो तू तो जा रहा है शरीर छोड़ के, पर चिंता है वो पैसे संतानों तक तो पहुंच ही जाए किसी तरीके से। जुबान टाइट हो गई है, बोल नहीं पा रहा है, इशारे भी नहीं कर पा रहा, हाथ भी नहीं चल रहा जो लिख के बता दे। बड़ा छटपटा रहा है वो, क्योंकि पूरी जिंदगी तो मौज करी, तैयारी करी नहीं डिटैच होने की, अब फंस गए। मतलब उनकी मृत्यु तो एक आफत हो गई। अब जरा इधर की तरफ नजर करो, आपने धीरे धीरे तैयारी कर ली मृत्यु की, आप खुशी खुशी जा रहे हो, बाय टाटा संसार, फिर मिलेंगे सूक्ष्म वाली दुनिया में। अब ऐसे करके जा रहे हो आप, बड़ी पूरी इच्छा के साथ जा रहे हो कि ठीक है हो गया हमारा, पूरा हो गया। और इधर वो बेचारा है कैलकुलेशन में लगा हुआ है, वहां पैसा फंसा हुआ है, वहां पैसा फंसा हुआ है, वहां पैसा फंसा हुआ है। अरे 1 किलो सोना तो वहां पड़ा हुआ है, कैसे बताऊं। पता नहीं घर वाले ढूंढ पाएंगे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो बेचारे की मृत्यु भी एक आफत ही बन गई, और कष्ट बढ़ा जा रहा है। कष्ट हो रहा है, नाभि में कुंडली फंसी हुई है बुरी तरीके से। असंख्य, वो कहते हैं बताते तो हैं, 10,000 बिच्छुओं के दंश मारने के बराबर पीड़ा होती है संसार में लिप्त मानव की। इतनी भयंकर शरीर में पीड़ा होती है, क्योंकि कुंडली को रास्ता मिल नहीं रहा, कहाँ को निकले। भव सागर है गोल, तो गोल 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 घूमे जा रही है, निकले कहाँ से। और उस चक्कर में उसे पीड़ा ही पीड़ा बढ़ती जा रही शरीर में, बहुत कष्ट सहती है। उसकी जीवात्मा में भी कष्ट है, उसकी चेतना में भी कष्ट है, उसके शरीर में भी कष्ट है, उसके मन में भी कष्ट है। 4 प्रकार के कष्ट है मृत्यु के समय लिप्त मानवों की। और इधर किसी ने तैयारी कर रखी है, वो तो उस प्रतीक्षा है आजा भाई आजा, देख कब से इंतजार था मेरा यार, बड़ी लेट आए। वो तो उल्टा कह रहा है मृत्यु तो बड़ी लेट आई, मैं तो मैं तो कई दिन से तैयार बैठा हूं। जैसे करते हैं नहीं अपने फ्रेंड से शिकायत, यार तूने बहुत देर कर दी, बड़ी देर से इंतजार कराना कराया तूने मेरे को। अब उल्टा हिसाब है। और वहां मरते हुए डरा पड़ा यार, मृत्यु से कह रहा है थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक जा, जरा बता तो दूं उन्हें। मृत्यु कह रही है मेरा तो प्रोसेस चालू हो गया, अब तू बताने योग्य नहीं रहा है, बस तू अब देख ले तूने क्या क्या किया है, इतना दिखाया जाएगा, बस तेरे को बताने लायक नहीं रहेगा अब तू किसी को भी। यहाँ यही हिसाब हो गया। मजा आ रहा है एहसास करके। एक वो पुरानी पिक्चर के गाने की लाइन याद आ गई, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए। ये स्थिति मृत्यु के समय चल रही होती है। वो पिक्चर देख रहा है, कभी तो हंस रहा है कभी मुस्कुरा रहा है। इसी अवस्था में धीरे धीरे उसके प्राण त्याग रहा है वो। जरा याद कीजिए, नवजात शिशु, आंखें बंद हैं,
कभी मुस्कुरा रहा है बच्चा, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी उदास हो रहा है, चेहरे पे एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। क्या है वो सब सीन? लास्ट समय के सीन चल रहे हैं उसकी, जब मृत्यु के समय में जो स्थितियां उसकी बन रही थी, अब वो जन्म के बाद भी वो स्थिति उसमें दिखाई दे रही है। जिस बच्चे में आप ये सब देखो, आई एम सॉरी टू से व्हाट आई एम गोइंग टू से, वो चेतना अटैच्ड है। जिस बच्चे के मरते समय बचपन से अगर ही नवजात बच्चे के चेहरे पे शांति सुकून हो, ना वो हंस रहा हो, मतलब ना वो मुस्कुरा रहा, ना वो रो रहा हो, ना वो चिड़चिड़ा रहा हो, ऊंचे दर्जे की सोलाई है। मरते समय का गाना तो आपने सुना दिया, पर जीते जी आदमी एक ही गाना गाता है, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। हाँ, अटैचमेंट के कारण है कि रेले तो हाँ, चल रहे जी हैं, लिटरली यही गाना गाता तुझे है। जाना पड़ रहा है। हाँ। आपको मैंने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, याद रखना। कभी किसी घर में किसी के नवजात शिशु हो, जरा उसे देखना, उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं। आप जान जाओगे कि लिप्त आया है या मुक्त आया है। कभी कभी ये चीखे बहुत सुंदर मारेगा, बात बताई डरेगा, है। कभी कभी बहुत जोर से चिल्लाएगा। हम्म। ये देखा है अभी? कोई वो बच्चे अच्छा खासा होते सो हैं रहा है, बहुत एकदम बहुत गंदे क्राइम। से कुछ चेहरे पे बच्चों में होता एक्सप्रेशन है ये। मिलेंगे, रो पड़ेगा। क्योंकि अभी हाँ। उसे और पता वो नहीं लग रहा बिल्कुल। है, ये जो ट्रांजिट हुआ है ना उसके अंदर, ट्रांजैक्शन इधर जो ट्रांजिट हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि तू पहला वाला जीवन जी रहा है कि नया जीवन जी रहा है, उसे नहीं पता। अभी तक नवजात शिशु पुराना ही जीवन जी रहा है, ये समझना बात। और वो मृत्यु के समय के एक्सप्रेशन है जो अभी भी उसके अंदर कायम है, एज इट इज। और जो मतलब जन्म के टाइम बिल्कुल शांत, मतलब दिनों तक शांत रहे, बिल्कुल दूध पी और सो जाए वो। वो तो मैंने बता ही दिया, अच्छे स्तर की सोलाई है, फिर वो शांत है। सब ठीक जैसे है। कई बार मैंने देखा है बच्चे एकदम से सो रहे हैं, एकदम गुस्सा करेंगे, चिढ़ेंगे, फिर रो पड़ेंगे। ये वही हैं जो कहीं ना कहीं लिप्त हैं। अरे कोई कोई बच्चे होते हैं, चुप ही नहीं करते वो, उनको हल्का सा टच कर दिया वो 1 घंटा रो देंगे। तो ऐसे वाले तो बहुत वो देखे हैं कि वो चुप ही नहीं करेंगे, दे विल क्राई ऑल द वो टाइम। वो वही वाले भैया हैं जो मेरा पूरी जिंदगी अपने रोने रोते रहे, वही आ गए। भैया मेरा बेटा है ना, वो वही आ गए दोबारा, उन्हें अपने ओके। रो रो के ही दिखाना है उन्होंने हमेशा। भैया मेरा बेटा हुआ ना तो वो बहुत हंस रहा था, मतलब एक बार क्राई किया बस, जो फर्स्ट क्राई होती है ना। तो उसके बाद 4 दिन हॉस्पिटल में इसलिए रहना पड़ा कि उसको रुला रहे थे डॉक्टर। और फिर ये डॉक्टर्स ने बोला कि ये रोएगा नहीं, मतलब ये फालतू रोने वाला बच्चा है ही नहीं। और मतलब हमेशा स्माइल करता रहता था, छोटे में भी, बचपन में हमेशा। और अभी वो मुक्त ही है, सच में वो मुक्त है। अच्छे स्तर की सोल की पहचान बचपन से ही नवजात शिशु के स्तर पे ही हो जाती है। मैं भी बताती हूँ भैया। जी। ये चैतन्य, ये पूरे 4 बजे उठता था, आंखें बंद, और ये क्लैपिंग करता होता था। मैंने ऐसा बच्चा नहीं कभी देखा। हम इसका हाँ 1 साल तक यही रूटीन, 4 बजे पूरे उठना, हंस, आंखें बंद, मुस्कुरा रहा है, और क्रैपिंग ही करता जाता था। और वैसे भी ये कभी रोता नहीं था। सारा दिन इसने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक सबको हंसाते जाना, खुश, मतलब आज भी ये ऐसे ही है, डिटैच्ड है ये। और उसके शौक भी डिटैचमेंट वाले ही हैं। मुझे प्रसन्नता हुई देखकर। तो ये पहचान है कि ये डिटैच सोल आई है कि अटैच सोल आई है। वही शुरू से ही रोने धोने वाली कहानी होती है। मिताली का जब जन्म हुआ तो डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे लाके दिया, तो बड़े मजे से अपनी ये लंबी लंबी जीभ निकाल रही थी, खुश थी। और और जो है ना, ये वैसे मतलब इसके चेहरे पे भी, सोते हुए भी, ये रोने धोने वाली कहानी नहीं देखी मैंने इसके अंदर कभी भी। शांति रहती थी ये। और आज उसकी प्रतिक्रिया, आज जो उसका परिणाम है वो दिखाई देता है मेरे को।
आज भी शांति है ये। तो ये लक्षण है कुछ उसके। वो कभी भी मैंने इसको ऐसे रोते धोते नहीं देखा। मतलब नवजात शिशु के रूप में जब थी तब नहीं रोती थी। हाँ बड़ा होने के बाद बच्चा जो है, जैसे उसके अंदर कॉन्शियसनेस आती है, तो जैसे कि गिर जाती थी पलंग से, कई बार पलंग से गिर जाती थी रात को, अब उसको चोट लग गई तो बात अलग थी, अदरवाइज वैसे नहीं रोती थी। ना इसने कभी शैतानी करी, ना कोई अपने खिलौने कभी तोड़े, ना घर में कोई उधम मचाया, शांति रही है ये हमेशा, आज भी वैसे ही है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो हम बहुत सारी चीजें जान जाते हैं। अब जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो संसारिक घटनाक्रम से देखकर कहते हैं, बड़े बुजुर्ग जैसे हमारे घर में बड़े हैं हमारे, वो एक्सपर्ट है संसारिकता में, बिल्कुल एक्सपर्ट, उन्होंने पूरी जिंदगी ये सब देखा, वो बिल्कुल पीएचडी कर रखी है उन्होंने संसारिकता में। तो उनका नजरिया बच्चों के प्रति कुछ अलग होता है। लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन है, पेरेंट्स है या बड़ा है, उसका नजरिया बिल्कुल डिफरेंट होता है, एकदम अलग होता है। उसका संसारिकता से कोई लेना देना नहीं होता। उसका तो मकसद होता है कि वो सोल, उसका वेलफेयर, वही इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। आज का सेशन कुछ अलग रहा। लगता है आप में से कुछ लोगों के अंदर कुछ चलता रहा होगा ऐसा वैसा, वरना ये तो बिल्कुल ऑफ बीट था ये तो। हेल्थ एंड हैप्पीनेस। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं हमारे अंदर, हम एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो होती तो हैं, और उसके भी सॉल्यूशन चाहिए होता है। कहाँ को चले। एक एक कई बार ऐसी परिस्थितियां हैं आप किससे पूछ भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते, उनके आंसर कहाँ से मिलेंगे। तो ऐसे ही कुछ घटनाक्रम चलेगा जहां से आंसर आएंगे। अरे हमारी वो टीना बहन कहाँ गई, आज दिख नहीं रही मेरे को कहीं। ये तो कहाँ है। मेहमान। अभी भी है पर आई थी। आई थी। भैया एक बात कहनी। जी। जी मिनी मैम। भैया ये आज का सेशन ना शायद मेरे लिए ही था। आपके लिए था, अच्छा। हाँ जी। एक्चुअली ये मेरा ब्रदर बहुत बीमार है, वो ILBS हॉस्पिटल इधर है दिल्ली में, मैं उसी के साथ हूँ। अच्छा। ओहो। तो उसको ही मतलब कि थोड़ा सा बच्चे अपने खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं, जहाँ उल्टा सीधा खाते रहते हैं, उसकी वजह से उसके लीवर में प्रॉब्लम है। ओ। तो आज जब ये सेशन स्टार्ट हुआ ना, तो मैं पहले उसी के रूम में थी, अब वो सो गया, मैं बाहर आ गई हूँ यहाँ पे रिसेप्शन पे। ओके। तो उसको मैं ये चीज बोल रही थी कि देखो, जो आज जैसे जब आप ये बोल रहे थे ना कि इंसान का शरीर है जो वो भगवान ने को, अगर आप अपने शरीर को खुद खराब करते हैं तो हम भगवान का अपमान करते हैं। तो ये मैं उसको भी सुना रही थी जब आप ये बोल रहे थे, अच्छा। तो तो मैं भी सुन रहा था कहूंगा आज इस कहाँ बात से को। आ गया है शरीर। हाँ जी, तो ये वो इस बात को सुन रहा था, तो बड़ा मतलब कि अपने आप को जैसे रियलाइज कर रहा था कि नहीं, मैंने वाकई में अपने शरीर को खुद खराब किया है। तो बड़ी चीजें जो भी मतलब कि और भी दो तीन बातें जो आपने कही, जब भी आप वो बात बोलने लगते थे ना, तो मैं उसको स्पीकर छोड़ के उसको सुनाती थी। तो अभी वो सो गया तो मैं पहले अंधेरे में बैठी थी, फिर बाहर आ गई इधर लॉन, अच्छा यहाँ अच्छा बैठी। अच्छा। तो मुझे ऐसा लग रहा था ये टॉपिक आज मेरे लिए ही शायद हुआ है start। भाई किसी ना किसी की तो रिक्वायरमेंट होती है, बिना बात के तो कोई चीज आती नहीं। हाँ जी लेकिन बिल्कुल। मेरी कोई प्लानिंग तो होती नहीं, आप जानते हो कि क्या बोलना है, मुझे तो खुद नहीं पता होता। जैसे और वो। एक चीज और भैया, जी जी। मैंने जैसे हम कहते हैं ना कि हम कई चीजों से जैसे डरते हैं, तो उस डर को अपने अंदर से कैसे निकालते हैं, ये मैंने यहाँ पे एक डर को निकाला। एक्चुअली मुझे ना लिफ्ट में अकेले बड़ा डर लगता है।
और यहाँ पे हम जो 5th फ्लोर पे है ना, तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं है। मैं हमेशा सीढ़ियाँ ही प्रेफर करती हूँ, मैं कभी लिफ्ट में जाती नहीं, और उस वजह से मुझे डर भी लगता है लिफ्ट से। तो अब यहाँ पे लिफ्ट है नहीं, लिफ्ट सीढ़ियाँ है नहीं, सिर्फ लिफ्ट ही है। तो पहले स्टार्टिंग के दिनों में तो मैं वेट करती रहती थी कि कोई आएगा और फिर मैं लिफ्ट में चढ़ूंगी तो फिर जाऊंगी ऊपर नीचे, ऐसे कितनी देर तक बाहर खड़ी रहती थी। लेकिन भैया धीरे धीरे ना मैंने ना अपने उस डर को निकालने की कोशिश की, और अब जैसे 5-6 दिनों से मैं अकेली लिफ्ट में चली जाती हूँ, अकेली आ भी जाती हूँ। अब मुझे किसी का वेट नहीं करना पड़ता, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता कि मुझे 5th फ्लोर पे छोड़ के आओ। पहले मैं रिक्वेस्ट करती थी सबसे कि मुझे 5th फ्लोर पे छोड़ के आओ, अगर कोई नहीं भी चाहता था तो। ये चीज निकली है मेरे अंदर से। एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, ये कहाँ से आता है? पिछले जीवनों से आता है, प्रीवियस हाँ बर्थ जी। से, या इस जीवन से भी आ सकता है। जैसे बचपन में कभी हम कहीं ट्रैप हो गए, गलती से ट्रैप हो गए, बहुत देर तक कोई आया नहीं, तो वहां से फियर जो है एम्बेडेड हो गया हमारे सिस्टम में, हमारे अंदर एक लेयर्स के अंदर पड़ा हुआ होता है। लास्ट साइकिल से ज्यादा आता है, पिछले वाली लाइफ से। हाँ जी। कई ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं, तो उनका जो ट्रेड है अभी भी हमारे साथ चल रहा होता है, हमारे डीएनए के अंदर वो ट्रेड होता है, हाँ जीन्स के जी, थ्रू मुझे आता लगता है। है ये पिछला ही था कोई, क्योंकि इस जन्म में कुछ ऐसा हुआ नहीं कभी मेरे साथ। तो पिछला होगा ना, ऐसे बहुत सारे। हाँ जी। जैसे मुझे वही लगता है। सागर में जाना कभी नहीं अच्छा लगता, सागर में, हम्म। और अंडर वाटर जो है मूवमेंट मुझे पसंद नहीं आता। जैसे बहुत से लोगों को शौक होता है समुद्र में स्विम, मुझे नहीं अच्छा लगता, मतलब आई डोंट फील लाइक गुड। तो कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा, पिछले जीवनों में कोई प्रलय वरलय हो गई होगी, उसी कंडीशन में मेरी मृत्यु हो गई होगी। तो अभी, अब मुझे पहाड़ पसंद है लेकिन समुंदर नहीं अच्छा लगता। आई प्रिफर टू गो ऑन माउंटेन्स। बहुत से लोगों को समुंदर बहुत पसंद होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है इसके पीछे। हमारी जो कोई डिसलाइकिंग है वो एवं ही नहीं है, उसके हम्म। पीछे के कुछ उसकी कुछ सब्सटेंस है, मेमोरी के सब्सटेंस मौजूद हैं, हमारे कलेक्टिव सबकॉन्शियस के अंदर मौजूद है वो, जिसके कारण हमारे अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो ये रहता है, ये सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ भाई, हम बार बार जन्म लेके तो आए हैं ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही है जो हमें अच्छा नहीं लगा। कोई ऐसा घटनाक्रम जरूर है। अगर किसी भी इस प्रकार की चीज है तो कोई इसके पीछे बहुत गहरा घटनाक्रम है, ये एवं ही नहीं है, ये बिन बात की कोई चीज नहीं होती है। सही बात तो यह है कि किसी चीज का पता ही नहीं तो उससे डर कैसे हो सकता है? डर उसी का होता है जिससे हम गुजरे हुए होते हैं पहले, कहीं ना कहीं किसी जीवन के किसी साइकिल में हम गुजरे हैं, तो आज भी हमारे अंदर वो उसकी स्मृति इतनी प्रगाढ़ है, हमारे लेफ्ट आज्ञा की अंदर, सबकॉन्शियस में, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में, कि उसका प्रभाव अभी भी हमारे पे आता है। इसीलिए तो हृदय खोलने की जरूरत होती है, सेंट्रल हार्ट खुलेगा, ये सब इवेपोरेट हो जाएगा। क्योंकि डर जो है अटैचमेंट का ही परिणाम है। फियर इज द आउटकम ऑफ अटैचमेंट। आखिर किस चीज से डर रहे हैं हम? शरीर से अटैच है, शरीर के खोने से डर रहे हैं, है ना? पैसे से अटैच हैं तो धन के हानि होने से डर रहे हैं। फियर का मतलब ही अटैचमेंट है जसलीन। फियर इज द हाँ, सिनोनिम ऑफ मैं सुन रही हूँ। अटैचमेंट। मैंने पकड़ ली बात। इसलिए कोई भी डर है, मुझे सागर का डर नहीं है, पर मुझको अच्छा नहीं लगता। तो कुछ कभी ऐसे जीवन में ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ होगा सागर से संबंधित किसी लाइफ साइकिल में, जिसका प्रभाव मेरे अंदर अभी भी आता है, इसलिए मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता सागर। हालांकि मैं गया हूँ, बोट में भी बैठा हूँ समुन्द्र में, शिप पे भी रहा हूँ, छोटे शिप पे, लेकिन मतलब जैसे हम कहते हैं ना, प्रायोरिटी में अगर क्या है, कोई मेरे से कहे माउंटेन है और ये सागर है, मैं कहूँगा माउंटेन पे जाता हूँ, सागर पे नहीं जाता। प्रेफरेंस सागर नहीं है मेरा। और मुझे उसकी ब्यूटी भी कोई खास अपील नहीं करती जिसकी ब्यूटी माउंटेन की अपील करती है।
ये भी एक कारण है। जसवीन, लास्ट होगा सेशन ये हमारा, 8 मिनट ओके। है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें अगर आप गौर करेंगे ना, तो चेतना इन्हीं छोटी छोटी चीजों से उन्नत होती है। कोई जादुई तरीके से आप उन्नत नहीं होते हैं कभी भी। ये जो विकास प्रक्रिया है चेतना की, ये बहुत छोटी छोटी चीजों से ही घटित होती है, जो आप जिनको आप देखते नहीं थे। इंटरेस्टिंग बात है, अब आप देखने लगे तो यहां से ही उन्नति चालू हो रही है। अब बहुत से ध्यान करने वाले जो शुरुआती दौर में जुड़ते हैं, बहुत रियलाइजेशन देते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, उनको लगता है कि बस आंख बंद करके बैठ जाएंगे गहरे ध्यान में तो बस हमारी उन्नति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। गहन ध्यान इसलिए चाहिए, आपकी एनर्जी का इनपुट आपके अंदर इतना आ जाए, इतना आ जाए कि आपकी चेतना और चित्त को वो स्थिर कर दे, स्कैटर्ड ना रहे, ताकि आप अपने भीतर में एंटर कर सके। लॉन्ग आवर्स का जो स्टिल मेडिटेशन है, यानी कि एक पोस्चर में आप बैठ गए, 1 घंटे 1.5 घंटे तक लगातार ध्यान में बैठ रहे हैं, उससे केवल एक ही बेनिफिट है कि आप बिल्कुल शून्य में हैं, और शून्य में चैतन्य का प्रभाव बढ़ता है। अगर शून्य नहीं होंगे, चैतन्य का प्रभाव नहीं होगा आपके पास। और इतना प्रभाव आ जाए ताकि ताकि आपके अंदर वो शक्ति आए कि आप अपनी अंदर घुसकर अपना सामना कर पाए, आप अपने आप को फेस कर पाए। अपने को फेस करने का मतलब हमारी कंडीशनिंग है, हमारे अटैचमेंट हैं, हमारे फियर हैं, हमारे रिएक्शंस हैं, इनमें घुसकर हम उनका निराकरण कर सके। जैसे आजकल सर्जरीज होती हैं, तो सर्जरीज का अब एक नया तरीका आ गया है। अब पूरा ओपन नहीं करते बॉडी पार्ट को, ड्रिल करके एक में कैमरा घुसाएंगे और दूसरे ड्रिल करेंगे, उससे वो ठीक ठाक कर देंगे। आजकल ज्यादातर ऐसी हो रही है, लेजर से भी कर रहे हैं। तो जो अंदर घुसना है ना, उसको ताकत चाहिए, उसके लिए अंदर घुसने के लिए, खुद का सामना करने के लिए शक्ति चाहिए। वो हमें डीप मेडिटेशन से मिलती है। डीप मेडिटेशन मतलब एक मेडिटेटिव ट्रांस, ध्यान समाधि, एबंडेंस ऑफ एनर्जी यू गेट। ये पहला चरण है। दूसरा चरण है इसका, उस एनर्जी की शक्ति से आप अपने अंदर प्रवेश करते हो और ऑब्जर्व करते हो, स्क्रॉल करते हो, ढूंढते हो, फाइंडिंग। और फिर तीसरा चरण आता है, जो फाइंडिंग है उसको एक समाधान देना, समाधान में लाना उसको। तो ये लगभग 3 प्रकार के ध्यान का कंप्लीशन तब माना जाता है जब ये 3 प्रोसेस पूरे हो जाए। उसके बाद आप आत्मचिंतन करते हो, एनालिसिस करते हो, आत्मविश्लेषण करते हो, आत्म मंथन करते हो, फिर उस समाधान को अपनाते हो अपने जीवन में। तो ये चौथी स्टेज आती है, चौथा चरण होता है। जब फाइंडिंग करी और पहले ऑब्जर्वेशन किया, पहले आपने एंटर किया, फिर फाइंडिंग की, ऑब्जर्वेशन किया, फाइंडिंग की, फिर फाइंडिंग का समाधान निकाला, फिर समाधान को धारण किया अपने सिस्टम में, एनालिसिस करा, फिर उसके बाद धारण किया। तो 5-6 तरीके का प्रोसेस होता है। जब ये कंप्लीट होता है, तब हम कहते हैं कि ध्यान कंप्लीट हो गया। जो खाली हम आंख बंद करके ध्यान करके ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, वो उसका पहला चरण है, फर्स्ट फेज है उसका मेडिटेशन का। और हमारे सहजी उसे ही एंड मान लेते हैं, इसलिए तो तरक्की नहीं करते। 30-30 साल, 40-40 साल, 25 साल वाले ऐसे ही कहते मिलते हैं ना, और उन्नति ही दिखाई नहीं दे रही कहीं। क्यों? वो फर्स्ट फेज में ही जो है संतुष्ट होकर बैठ गए। और उस फेज से भी बहुत पहले के कई फेजेस हैं। उससे पहले के फेजेस हैं वाइब्रेशन का आना,
वाइब्रेशन को एक्नॉलेज करना, उसे एक्नॉलेज करने के बाद अपने आप को स्थिर करना, अपने चित्त को एकाग्र करना, फिर विचारों को थोड़ा दाएं बाएं करना, सेट करना विचारों को, फिर निर्विचारिता की स्थिति लाना, फिर उसकी समाधि में उतरना। कितने सारे पहले वाले चरण हो गए, प्री मेडिटेशनल फेजेस, फिर मेडिटेशनल फेजेस, ये सारे कंप्लीट करने के बाद कहते हैं अब हमारा पूरा कंप्लीट हुआ ध्यान का। यहाँ भी एक समझ होनी चाहिए कि भाई हमारा चरण अभी पूरा ही किया है, हम तो फर्स्ट फेज में है। हाँ बड़ा मजा आया जी, 1 घंटे तक, आधे घंटे तक निर्विचार रहे, तो अभी तो फर्स्ट फेज में हो आप। समझना चाहिए ऐसे लोगों को। उसके बाद तो दूसरा चरण शुरू होना है। अब उतरो, पावर दे दी गई अंदर उतरने की, क्योंकि पहले तो शक्ति नहीं है अपने अंदर उतरने की। गहन डीप मेडिटेशन से शक्ति मिली, ये समझने की बात थी। अब कहने को ध्यान ऐसे ही बोल देते हैं, पर देखा कितना बड़ा, कितना लंबा फेज है इसका, मतलब इसका सेशन कितना लंबा है और कितने फेजेस का है इसका सेशन। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इनको बारीकी से आत्मसात करते चले जाते हैं तो फिर हम जो है अच्छी स्थिति हमारी चेतना की होती है। मतलब अगर ऊपरी तौर से देखे जाए तो ध्यान तो बस यही है, ऐसे हाथ खोल के बैठ गए ध्यान में है, लेकिन असलियत तो अभी बहुत अलग है। यहां तक तो गए ही नहीं अभी, ज्यादातर लोग इधर तो जा ही नहीं पाते। और उसमें भी टाइम शॉर्ट हो जाता है, पता लगा जी 5-7 मिनट में ही काम निपटा लिया। डीप मेडिटेशन तो घटित ही नहीं होता 5-7 मिनट में। बस वाइब्रेशन का एहसास ही होके रह जाता है। डेप्थ तो आएगी तब ना जब पूरी तरीके से टिक टिक जाएंगे। एक सर्किल चल रहा है एनर्जी का, एक पूरा सर्किल चल रहा है आपके अंदर, साइकिल। एब्जॉर्ब कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। उसके बाद तो सारे चरण शुरू होते हैं। हालांकि ये सब लोग आप कर चुके हैं, पर आज इसको थोड़ा थोड़ा इसको, इसका डाइसेक्शन किया मेडिटेशन का, ध्यान का डाइसेक्शन, सेपरेट सेपरेट सेपरेट, ये फेजेस इसके। अभी तो इस इन फेजेस में वो भी होता है, अटेंशन वर्क भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं नहीं इंटरेस्टिंग ये। फिर अपनी सोल से जुड़ना, ये भी एक सेशन है, ये भी एक चरण है। फिर आत्मा से जुड़ना, ये भी एक चरण है। फिर अंदर के डेटीज से जुड़ना, ये भी एक चरण है। सदगुरुओं एक से मिनट जुड़ना, से ये कम भी एक है। चरण है। कितने चरण है इसके, एक और मिनट से सबकी कम अलग है। अलग उपयोगिता है। सबकी अलग अलग उपयोगिता भी है, ऐसा नहीं है कि आप उसका वो भी, सबकी क्या जरूरत है स्किप इस कर चीज। दें। कितनी सारी चीजें हैं देखो। यही कारण था कि मुझे इसमें इतना मजा आने लगा और ये पैशन बन अच्छा। गया। इट इज नॉट ए फैशन, इट्स ए पैशन। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। हमारे 4 चरण पूरे हो चुके हैं आज के सेशन के। फिर मिलेंगे किसी अगले, किसी ऐसे ही उसमें।